Assalamualaikum viewers and welcome to my YouTube channel Future Advocates. Today our topic is types of contract. But before going towards the topic, I request you all to please subscribe my YouTube channel and press the bell icon for latest and new videos. What are the types of contract? But before going towards the topic, first we have to know what is a contract. Then we will discuss the types of a contract. Types of contract: valid contract, second आता है void contract, third आता है voidable contract, fourth contingent contract, five indemnity contract और six guarantee contract. An agreement enforceable by law is a contract. इसका मतलब कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ में इन्फोर्स किया जा सकता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है. एग्रीमेंट क्या होता है? इट इज़ अ प्रॉमिस और अ सेट ऑफ अ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर. से जो प्रोमिसेस बनता है ये बना होता है ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस जो हमें पता है. इसमें क्या होता है कि एक बंदा दूसरे इंसान को ऑफ़र करके उसको प्रपोज़ल करता है और जब वो दूसरा इंसान उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करता है तो वो एक एग्रीमेंट बन जाता है, एक प्रॉमिस बन जाता है. ऐसे जो एग्रीमेंट होते हैं जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं वो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट. अब आगे हमारे पास आता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो सेक्शन 10 में है. व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स? ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर by the free consent of the party competent to contract for a lawful object are not hereby expressly declared to be void. अब ये सेक्शन 10 हमें क्या बताता है कि ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट. सब एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है अगर उनकी कंसेंट फ्री कंसेंट है, ना कोर्जन के थ्रू उनकी कंसेंट ली गई बोथ पार्टीज़ की, और ना ही फ्रॉड ना मिस रिप्रेजेंटेशन. तो हमारे पास वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो होगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. कंसेंट भी फ्री होनी चाहिए और सेकंड हमारे पास आता है वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो. अगर वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो वो भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. अब कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कैसे? जो अगला बंदा हो वो एज ऑफ द मेजॉरिटी हो, मेजर होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं बोथ पार्टीज़ में तो कोई भी ना ए और ना ही बी जो है वो माइनर हो, तभी जो है कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड होगा. और जो ऑब्जेक्ट भी होगा उनका तो वो लॉफुल ऑब्जेक्ट हो और कंसिडरेशन भी लॉफुल हो. फॉर एग्जांपल हम टू पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं अपने एक दूसरे के साथ, तो जो ऑब्जेक्ट हो और जो कंसिडरेशन हो वो लॉफुल हो. ऐसे नहीं कि एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, बंदा भी मेजर है और कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि हम जो हैं आगे चल के ये ड्रग्स डील करेंगे और इतनी कंसिडरेशन ए ने बी को दी और बी को बोला कि ये ड्रग्स की जो पैकेट्स हैं ये फ़लाँ जगह से फ़लाँ जगह पहुंचाने. तो ये भी एक लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन नहीं हुई. तो जो ऑब्जेक्ट भी हो वो लॉफुल हो और जो कंसिडरेशन हो वो भी लॉफुल हो, तभी एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है. अच्छा जी, अब हमारे पास आ जाता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड. ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ इन्फोर्सिबल बाय लॉ ना हो उसे हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं. Now, void contract is an agreement which is not enforceable by law. Those agreements are also known as void ab initio, which means void from the starting of agreement. From the starting of agreement, those agreements are not legally in the eye of law. अच्छा, चलिए हम अब इसको समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पर और इलस्ट्रेशन के साथ. फॉर एग्जाम्पल टू पार्टीज़ हैं ए और बी. A contract to B to pay 5,000 euros if he kill C. मतलब कि A ने 5,000 यूरोज़ B को पे किए हैं और कॉन्ट्रैक्ट ये किया है कि आपको C को मारना है. अब ये जो C को मारने का कॉन्ट्रैक्ट है ये एक वॉइड एब इनिशियो है. किसी की जान लेना हमारे कानून में, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे आइन में मना किया गया है और जो करेगा तो उसको जाहिर सी बात है लॉ कानून और कानून नाफिज करने वाली एजेंसीज उसको सज़ा देंगी. तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक वॉइड एब इनिशियो है, शुरुआत से ही वॉइड है. ये ऐसे नहीं कि आगे चल के वॉइड हो, नहीं, ये शुरुआत से ही वॉइड है क्योंकि इसकी जो लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है. ये जो एक ऑब्जेक्ट है वो इल्लीगल इन लॉ है.
ऑब्जेक्ट क्या है, टू किल सी, तो ये टू किल सी ये प्रोहिबिटेड इन लॉ है और वॉइड इन लॉ है, ये लॉ में वॉइड डिक्लेयर किया गया है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनकी जो ऑब्जेक्ट हो वो लॉफुल ना हो, वो वॉइड, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट या वो सारे एग्रीमेंट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। जिनका एक ऑब्जेक्ट लॉफुल ना हो, इलीगल इन लॉ हो, इन द आई ऑफ लॉ, वो इलीगली कोई ऐसा काम हो जो लॉ प्रोहिबिटेड करता है, और वो कॉन्ट्रैक्ट सारे वो कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास आ जाते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में। अब हमारे पास आ जाता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जो सेक्शन 2 के सबसेक्शन आई में है। एन एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज thereto but not at the option of the others or others is voidable contract। इसका क्या मतलब है कि ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो तो सही, बट एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी हो। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं टू पार्टीज ए एंड बी। ए प्रोमिसेस, ए कॉन्ट्रैक्ट और प्रोमिसेस बी टू पे 5,000 for his bicycle and B is a minor। तो ए ने प्रॉमिस किया है कि वो बी को 5,000 कंसिडरेशन देगा, किसके लिए, उसकी बाईसाइकिल के लिए। और जो बी है वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि वो एक माइनर है। हमने क्या पढ़ा था, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए बोथ पार्टीज़। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, क्यों, क्योंकि ये एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को आगे चल के एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट डिक्लेयर करता है या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल के हमने जब एग्जांपल लिया, इलस्ट्रेशन ली दो पार्टीज़ की, एक ए है जो 5,000 कंसिडरेशन दे रहा है बी को। अब बी जो है माइनर है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस टाइम बी की इतनी थिंकिंग कैपेसिटी नहीं थी, क्यों, क्योंकि वो एक माइनर था। तो उसको ये पता नहीं था कि ये जो 5,000 में वो बाईसाइकिल बेचने जा रहा है, दरअसल उसकी कीमत 12,000 या उससे भी अबव है। तो ये एट द ऑप्शन ऑफ बी है कि वो आगे चल के इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करार देता है या वो उसको वॉइड करार दे देता है। मीन कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करार दे या उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दे, ख़त्म कर दे, वो अब आगे चल के उस बी की ऑप्शन पे डिपेंड करता है। क्यों, क्योंकि जब ये एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो बहुत पार्टीज़ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं थी। एक ए की तरफ से तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, बट बी की तरफ से वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं था। अब वो जो मर्ज़ी है वो बी पर है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करार देता है या इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर देता है। अब आगे हमारे पास आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम द लॉस कॉज्ड टू हिम बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी से प्रोमिसेस करती है कि अगर किसी भी कंडक्ट की वजह से, किसी प्रोमिसर की कंडक्ट या किसी थर्ड पर्सन की कंडक्ट की वजह से अगर उसको कोई लॉस काज होता है एक पार्टी को, तो वो उस पार्टी को लॉस की कंपनसेशन देगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाती हैं टू पार्टीज़ ए और बी। ए लेता है एक गाड़ी और बी के पास जाता है, जो बी इंश्योरेंस कंपनी। तो बी उसको ये श्योरिटी दिलाती है कि फ्यूचर में या अभी या किसी भी वक्त अगर आपकी इस कार को कोई भी लॉस हुआ मेरी कंडक्ट से या किसी भी थर्ड पर्सन की कंडक्ट से आपको लॉस कॉज हुआ, तो हम आपको कंपनसेट करेंगे। बट जो प्रोमिसर होगा वो कंपनसेट तब करेगा, इसमें हम प्रोमिसर को कहते हैं इंडेमनिटी फायर, और जो प्रोमिसी होता है वो होता है इंडेमनिटी होल्डर। तो इंडेमनिटी होल्डर को तब कंपनसेट करेगा जब या तो उसकी कंडक्ट की वजह से कोई भी लॉस हुआ हो या किसी थर्ड पर्सन की कंडक्ट की वजह से लॉस हुआ हो। अगर वो कंडक्ट फॉर एग्जांपल अगर वो लॉस किसी नेचुरल कंडक्ट की वजह से, एक्ट ऑफ गॉड की वजह से वो लॉस हुआ हो, तो उस सूरत हाल में इंडेमनीफायर इंडेमनिटी होल्डर को कंपनसेट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि वो एक नेचुरल फिनोमिना है, वो ना तो
प्रोमिसर की अपनी कंडक्ट की वजह से और ना ही किसी थर्ड पर्सन की कंडक्ट की वजह से वो लॉस कॉज हुआ है। तो वो एक नेचुरल फिनोमेना है। उस सूरत हाल में इंडेमनिटी होल्डर को कंपनसेट नहीं करेगा। इन सिंपल वे, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को ये श्योरिटी दिला रही होती है कि फ्यूचर में या अभी प्रेजेंट में हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपको कोई लॉस होता है किसी की भी कंडक्ट से, प्रोमिसर की खुद की कंडक्ट से या किसी थर्ड पर्सन की कंडक्ट से, तो वो पार्टी उस अगली पार्टी को कंपनसेट करेगी। सिंपल मीनिंग में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी ये कहता है हमारे पास। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के बाद हमारे पास आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रोमिसेस और डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफ़ॉल्ट। अच्छा, तो ये क्या कहता है? सिंपल सी वर्डिंग में हम इसको समझते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ये कहता है कि अगर टू पार्टीज़ हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, तो उसमें एक थर्ड पार्टी सेकंड पार्टी की लाइबिलिटी अपने ऊपर ले लेता है। अब चलें हम इसे समझते हैं थ्रू इलस्ट्रेशन। हमारे पास आ जाती हैं टू पार्टीज़ ए एंड बी। ए जो है वो एक लोन प्रोवाइडर है, प्राइवेट लोन लेडर है, और जो बी है उसको लोन की सख्त ज़रूरत है। बी जाता है ए के पास कि मुझे सख्त ज़रूरत है लोन की, फ़लाँ डेट को मैं आपको ये लोन वापसी कर दूंगा। तो ए उसको ये कहकर भगा देता है कि यार मैं तो आपको जानता ही नहीं, मैं आपको लोन कैसे प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो वहाँ पे एक थर्ड पर्सन मिल जाता है और वो उसको कहता है कि यार आप इस बी को जानते तो नहीं, लेकिन आप मुझे तो अच्छी तरह से जानते हैं, मैं तो आपका काफ़ी गहरा दोस्त हूँ, और इसकी श्योरिटी, इसकी लाइबिलिटी जो है, लाइबिलिटी मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। अगर इसने किसी भी किस्म की कोताही की देने में, तो वो लोन आप मुझसे ले सकते हैं। तो जो है वो उसकी, हम कह सकते हैं कि उसकी पोजीशन एक किस्म की थर्ड पर्सन अपने ऊपर ले लेता है। पोजीशन तो नहीं, हम ये कह सकते हैं कि उसकी ड्यूटीज़ जो उसको वो बाउंड है, उसकी अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफ़िल करने के लिए वो उसकी एक थर्ड पर्सन ले लेता है कि इस बंदे ने अगर किसी भी किस्म की कोताही की तो मैं श्योरिटी दिलाता हूँ आपको कि इसका लोन मैं फ़िल करूँगा। तो ये होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में एक्चुअली होता क्या है कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पर्सन्स के बीच, और वहाँ पे कोई भी थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन की लाइबिलिटी अपने ऊपर ले लेता है, और जो कहता है कि इसकी अगर फ्यूचर में कोई भी ऐसा कंडक्ट हुआ, इसकी कोताही हुई, तो इसकी जो ड्यूटीज़ हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, वो एक थर्ड पर्सन फुलफ़िल करेगा। अब लास्ट हमारे पास आ जाता है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। A contingent contract is a contract to do or not to do something if some event collateral to such contract does or does not happen. अच्छा, इनमें क्या होता है कि फ्यूचर कंडक्ट पे डिपेंड कॉन्ट्रैक्ट ये कहलाते हैं। मतलब कि कोई भी ऐसा कंडक्ट जो फ्यूचर के होने या ना होने पे एक कॉन्ट्रैक्ट हो। चलें इसे हम समझते हैं एक इलस्ट्रेशन के साथ। ए कॉन्ट्रैक्ट टू पे B 5,000 if B's garage is burnt. This is called contingent contract. अच्छा, A उस B को प्रॉमिस करता है कि वो उसको 5,000 रुपीज़ देगा या 50,000 रुपीज़ देगा अगर फ्यूचर में उसका जो है गैरेज जल जाता है। अब उसका गैरेज अभी जला नहीं है, लेकिन अगर ये उसका फ्यूचर में गैरेज जल जाता है तो B को ए 50,000 रुपीज़ देगा। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो फ्यूचर में होने या ना होने की कंडक्ट पे डिपेंड करें, वो हमारे होते हैं कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। चले दूसरी इलस्ट्रेशन के साथ हम ये इसको थोड़ी आसानी से समझ लेते हैं कि टू पार्टीज़ हैं ए और बी। ए प्रॉमिस करता है बी को कि मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा अगर ये सी की जो ये एक प्राइवेट जेट है, ये फ़लाँ डेट को फ़लाँ जगह पे नहीं पहुंचता। तो अब ये इसका जो नहीं पहुंचना है उसके कंडक्ट पे ए ने प्रॉमिस किया है बी को कि वो उसको 5 लाख रुपीज़ देगा। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट
जिनके होने या ना होने पे फ्यूचर के कंडक्ट पे डिपेंड करते हो, उन कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दें।